नमस्ते बच्चों। आज आप लोगों को हम जो है कक्षा 7 की गणित है, आज जो चैप्टर जो है 4 है। इस चैप्टर का नाम जो है अक्षर संख्याओं के उपयोगी व्यंजक। इसका 4.1 आज आप लोग को बताएंगे, ठीक है। एक अक्षर संख्याओं की धारणा ना ये है। लेकिन देखो अक्षर संख्याओं के अक्षर संख्या मतलब कि जिसे ABCD अक्षर होते नहीं हैं उनकी धारणा मतलब हमको अंकगणितीय व्यंजक और बीजगणितीय व्यंजक समझना होगा पहले। देखिए इसको पढ़ने से पहले जो क्वेश्चन इसके देखो दिए गए ना, सब क्वेश्चन ये दिए गए हैं। थोड़ा सा हमको क्या करना है, अंकगणितीय व्यंजक और बीजगणितीय व्यंजक समझ लेते हैं, तो उसके बाद इस सवाल लगाएंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। देखिए बताते हैं आप लोग को। देखिए बच्चों, अंकगणितीय व्यंजक जिसे लिखना होता है, जैसे मान लो संख्या कोई 10 है। अब 10 को हम तो एक डायरेक्ट 10 लिख दिए। 10 को और किसी तरह लिखना है तो हम 5 + 5 10 लिख देते हैं ना। देखो व्यंजक बन रहा। व्यंजक किसे कहते हैं पहले हम समझ लेते हैं। किसी भी 2 या 3 संख्याओं के बीच में प्लस माइनस गुणा भाग का निशान होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यंजक कहते हैं ना। देखो व्यंजक हम अंकगणितीय व्यंजक समझने में आए ना यहाँ पे। देखो अंकगणितीय व्यंजक जैसे मान लो 10, हमें 10 लाना है तो 5 + 5 लिख देंगे तो एक व्यंजक बन गया। 12 - 2 लिख देंगे तब भी 10 आएगा ना। 12 - 2 करेंगे तब पर भी 10 आएगा ना। इसको भी करेंगे तब पर भी 10 आएगा। अब देखो 2 × 5 लिखेंगे तब पर भी 10 आएगा ना। अब 20/2, अब 20 को 2 से भाग देंगे तब भी 10 आएगा। बाकी इन सबको इसे जोड़ देंगे तब भी 10 आएगा। ये सब क्या हैं, व्यंजक हैं, मतलब अंकगणितीय व्यंजक हैं ना इसमें। अब देखिए आप लोग को बीजगणितीय व्यंजक बगल में बता देते हैं ना। देखिए बीजगणितीय व्यंजक बगल में दिया गया है। इसमें बीजगणितीय व्यंजक क्या होता है, जैसे मान लीजिए किसी संख्या को कैसे लिखेंगे, x + 5 लिख देंगे, मतलब एक कोई संख्या लिख देंगे, कोई एक अक्षर लिख देंगे। इसके देखो ABCD XYZ जो होते हैं सब क्या होते हैं, ये अक्षर होते हैं ना। ये कोई अक्षर ले लेते हैं, इधर एक अंक ले लेते हैं ना। ये देखिए इधर हम x + 5 लिख सकते हैं, y - 2 या 3m + 4 या 2 + 5a या 2x/5 - 8/4, मतलब ऐसे कुछ भी संख्या ऐसे हम लिख सकते हैं। इस तरह की संख्याएँ आएंगी। अगर ABCD की गिनती आ जाएगी कोई तो उसको समझ लूँगी हम बीजगणितीय व्यंजक रहेगा। और खाली गिनतियाँ रहेंगी, मतलब 1 2 3 4 ये सब गिनतियाँ रहेंगी, ये सब क्या रहेंगे बच्चों, अंकगणितीय व्यंजक रहेंगे। अब चलते हैं आप लोग को सवाल पे ले चलते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें पहला क्वेश्चन देखो, उदाहरण नंबर 1 आ गया ना। इसमें लिखा है शबनम आफ्ताब से 3 वर्ष बड़ी है। मतलब शबनम जो है आफ्ताब से 3 वर्ष जो है बड़ी है। जब आफ्ताब की आयु 10 वर्ष थी तब शबनम की आयु 13 वर्ष। बिल्कुल भाई, 3 वर्ष बड़ी है ना शबनम। जब उसका 10 वर्ष है, इसका कितना हो जाएगा, 13 वर्ष हो जाएगा। अब आफ्ताब की आयु 18 वर्ष है। अब आफ्ताब की 18 वर्ष है तब शबनम की आयु कितना हो जाएगी। अब आफ्ताब जो है शबनम से कितना है, शबनम से 3 वर्ष छोटा है ना। इसका मतलब हमें शबनम की आयु निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 18 में 3 जोड़ना पड़ेगा। 18 में 3 जोड़ देंगे तो यहाँ हम लिख देंगे 18 + 3 = 21 वर्ष। 21 वर्ष आ जाएगा ना उसकी आयु। उसकी आयु कितना हो जाएगी, शबनम की 21 वर्ष। अब देखिए इस तरह हम डायरेक्ट बता दिए, लेकिन आप थोड़ा लिख के बताते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छा समझेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखिए पहले शबनम आफ्ताब, इसमें बड़ा कौन है, शबनम। शबनम बड़ी है ना, आफ्ताब क्या है, छोटा है, ठीक। आफ्ताब छोटा है। अब देखिए शबनम की आयु पहले कितनी दी गई, जैसे आफ्ताब की आयु 10 वर्ष। देखिए आफ्ताब की आयु कितनी थी, 10 वर्ष थी। तो शबनम की आयु कितना हो गई, 10 + 3 कर दिया गया तो कितना हो गई, 13 वर्ष हो गई ना। भाई इसको 3 वर्ष बड़ी है ना आफ्ताब से, तो इसमें 10 3 13 हो जाएगी। अब उसके बाद कह रहा है आफ्ताब की 18 वर्ष। अब क्या कह रहा है, आफ्ताब की आयु जो है 18 वर्ष है। आफ्ताब अब छोटा भी है ना। अब इसको क्या, इसमें 3 जोड़ देंगे ना तो कितना हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी, ठीक। अब 21 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। 21 वर्ष हो गया। तो देखो इसी तरह इसका जो है, इसका आंसर आ जाएगा 21 वर्ष जो है इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए आप लोग को दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, ठीक। थोड़ा इसी इसको मिस तरीके से, मतलब शबनम का यस मान लेते हैं, आफ्ताब का ए मान लेते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए अब ये आफ्ताब जो है, इसकी देखिए आफ्ताब की एज कितनी है। जैसे मान लीजिए आफ्ताब की हम मान लेते हैं 25, आफ्ताब की हम 25 मान लेते हैं। तो अब शबनम की क्या हो जाएगी, अब आफ्ताब की एज 25 है। अब शबनम क्या है, आफ्ताब से 3 वर्ष बड़ी है ना। शबनम जो आफ्ताब से 3 वर्ष बड़ी है, यहाँ क्या करना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा ना, 3 लिखना पड़ेगा। तब इसकी एज 28 वर्ष आएगी ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो आफ्ताब ये 25, इसको ये क्या हो जाएगा, ए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ए + 3 बन जाएगा ना। आफ्ताब देखो आफ्ताब के ए लिख दिए, और ये प्लस का 3, क्योंकि इधर 3 बढ़ाया गया ना। तो इसका व्यंजक क्या बन गया, a + 3 बन गया ना ये।
इसका व्यंजक क्या बन गया, a+3 बन गया ना ये। देखिए अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है, आफ्ताब की दी गई आयु तो आप शबनम की आयु कैसे ज्ञात करेंगे। आफ्ताब की आयु दी गई है तो आप शबनम की आयु कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए इसमें कैसे देखिए कैसे हम ज्ञात करेंगे, a+3 से ज्ञात करेंगे ना, a+3 से, क्योंकि आफ्ताब की जो है, जैसे मान लो आफ्ताब की आयु जो है, अब की देखो आफ्ताब की मान लो दी गई है a, अब क्योंकि अब शबनम उससे 3 वर्ष बड़ी है ना, तो हम इसी तरह a+3 से ज्ञात करेंगे उसको हम a+3 से। जैसे मान लो आफ्ताब की आयु मान लीजिए दी गई है, मान लो 10 दी गई है, तो इसकी एक जगह हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे और +3 लिख देंगे, तभी 13 वर्ष होगा ना। कहने मतलब इसका आंसर हमारा a+3 होगा। इसका आंसर जो होगा a+3, क्योंकि आफ्ताब जो है शबनम 3 वर्ष छोटा है। जब आफ्ताब की एज में हम 3 वर्ष जोड़ेंगे तभी जो है उसकी शबनम की आएगी ना, तो a+3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। देखो अगला क्वेश्चन है, क्या हम इसे व्यंजक के रूप में लिख सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ। अब कैसे लिखेंगे, वही a+3 लिख देंगे ना, क्योंकि आफ्ताब की एज रहेगी, आफ्ताब की एज में क्या करेंगे हम उसको 3 वर्ष और जोड़ देंगे, तो उसको क्या है शबनम की एज आ जाएगी। इसका भी आंसर a+3 होगा। ठीक, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं आप लोग को। देखो अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, आ गया शबनम की आयु दी गई है और आफ्ताब की आयु ज्ञात करना है। अब देखिए शबनम की आयु दी गई है, आफ्ताब मतलब जिसको ज्ञात करना है, तो ए बराबर हम यस लिख देंगे। ठीक, अब देखिए ये आफ्ताब की आयु है, ये शबनम की आयु है। आफ्ताब जो है ये शबनम से 3 वर्ष छोटा है, तो शबनम की आयु हम क्या करेंगे 3 वर्ष घटा देंगे ना, तो 3 वर्ष घटा देंगे तो आफ्ताब की आयु आ जाएगी। इसी का व्यंजक क्या हो जाएगा फिर, ए बराबर यस -3, क्योंकि हमें आफ्ताब की आयु निकालना है, शबनम की आयु में से तीन जो है माइनस करना है। इसका व्यंजक क्या बन जाएगा, ए बराबर यस -3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नीचे बताते हैं आप लोग को। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें दिया है यदि शबनम की आयु 20 वर्ष हो तो इस व्यंजक का उपयोग करके आफ्ताब की आयु ज्ञात कीजिए। अब किस व्यंजक का जो इसमें निकला, उसमें क्या निकला, इस ए बराबर यस -3 निकला ना, तो हमें किसकी आयु ज्ञात करना है, आफ्ताब की आयु ज्ञात करना है ना ये। तो आफ्ताब की ए पहले लिख रहा है, तो ए बराबर क्या हो जाएगा, शबनम की आयु कितना दिया है 20 वर्ष, तो 20 लिख दिए। अब -3 है ना, तो -3 लिख दिए, तो आफ्ताब की आयु कितना आ गई, 20 में से 3 गए 17 वर्ष। आफ्ताब की आयु कितना आ गई, 17 वर्ष आ गई ना, ये आफ्ताब की आयु हो गई। ठीक, ये आफ्ताब की आयु हो गई। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग को उदाहरण नंबर जो है 2 बताएंगे। ठीक, बच्चों को उदाहरण नंबर 2 आ गया। क्या कह रहा है, पार्थिव माचिस की तीलियों के रूप में बना रहा है, वह यल को एक के आगे एक लगा रहा है, प्रत्येक यल में माचिस की 2 तीलियाँ, यल में कितनी 2 तीलियाँ, जैसे कि चित्र 4.2 में दिखाया गया। देखो 4.2 ये चित्र दिया गया है ना, तो एक यल बनने में, देखो एक यल बनने में कितना लग रहा है, तो इसमें क्या एक गुणे यल, तो 1 लिख देंगे। एक यल बनने में कितना तीली लग रही है, 2 तीली लग रही है ना, देखो ये 2 गुणा किए तो 2 एक नम 2, मतलब कि एक यल बनने में 2 तीली लग रही है। ठीक, अब हमें 2 यल बनाना है, तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 2 यल लिख देंगे ना, 2 यल, तो 2 गुणे यल बराबर यल कितना 2 तीली लग रही है ना, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो 2 दूना 4 तीली लगेगी। ठीक, अब देखिए हमको 3 यल बनाना, दो 1 2 3 यल बनाना, तो क्या लिख देंगे हम 3 यल लिख देंगे, तो 3 गुणे एक यल में कितनी तीली, 2 तीली लग रही है, तो 2 कर देंगे, कितना हो जाएगी 6 तीली लगेगी। ठीक, 6 तीलियाँ लगेंगी। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 5 यल को बनाने के लिए माचिस की कितनी तीलियों की आवश्यकता है। अब 5 यल बनाना है, इसको क्या 5 यल हो जाएगा ना, ये 5 यल, अब 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5 गुणे 2 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, तो 10 तीली लगेगी। ठीक, अब उसी तरह देखो इसके 7 यल है, तो 7 गुणे यल कितना, यल बराबर कितना है 2, तो 2 लग जाएगा, तो 7 दूनी 14 तीली लगेगी। इसे 45 यल, तो 45 यल है, तो 45 गुणे 2 लग जाएगा, 45 दूना 90 तीली लगेगी। अब क्या है, अब यल की संख्या इन तीलियों की संख्या के बीच में क्या संबंध है। ठीक, ये देखो ये पूरा हो गया ना, ये इसका आंसर आ गया। ठीक, अब आपको उदाहरण नंबर चलते हैं 3 पर। ठीक है, अब देखिए बच्चों उदाहरण नंबर 3 पे आ गए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है केतकी नारियल व गुड़ के लड्डू बनाकर उसकी आपूर्ति करती है। एक नारियल का मूल्य 35 रुपये
एवं 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य 60 रुपये। देखिए इसको आप लोग को समझा रहे हैं, इसके संबंधित कुछ क्वेश्चन उसको आप लोग को बताएंगे, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन जो है भी पढ़े, उदाहरण नंबर 3 सेम यहाँ पे लिख लिए हैं हम। तो केतकी जो है क्या कर रही है, एक नारियल का मूल्य कितना 35 रुपये है, 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य कितना है 60 रुपये है, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, हमें निकालना है कितना खर्च कर रही है टोटल ना, कितना। देखो अब क्या है, एक तरफ लिख लेते हैं पहले हम नारियल, ठीक, नारियल एक तरफ लिख लेते हैं गुड़, ठीक, ये हो गया। अब 1 किलोग्राम नारियल, 1 किलोग्राम गुड़, 1 किलोग्राम नहीं, एक नारियल का मूल्य कितना है 35 रुपया है, और 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य कितना है 60 रुपया है। अब इसको इसमें प्लस लगा देंगे, ये 35 से करना 35 हो जाएगा, प्लस ये 60 एक कम 60 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, 6 3 9, मतलब केतकी जो है 95 रुपये खर्च कर रही है। कितना खर्च कर रही है, 95 रुपये खर्च कर रही है, ठीक है। अब देखिए इससे संबंधित अगला क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आइए बच्चों, यदि वह 10 नारियल एवं 5 किलोग्राम गुड़ खरीदती है तो उसे कितने रुपए चुकाने चाहिए। जैसे 10 नारियल ना, तब एक तरफ हम इसे नारियल लिख लेंगे, नारियल, और दूसरी तरफ क्या करेंगे हम गुड़ लिख लेंगे, ठीक, गुड़ लिख लेंगे। नारियल कितना ली है, नारियल 10 ली है ना, 10 नारियल ली है, और गुड़ कितना है 5 किलोग्राम है, ठीक। तो नारियल, एक नारियल कितने का है, एक नारियल 35 रुपये का ना, 35 रुपये लिख लिए। और 1 किलोग्राम गुड़ कितने का है 60 रुपये का ना, ये हम 60 रुपये लिख दिए, ठीक है। अब इसको दोनों को गुणा करेंगे, दोनों गुणा कर दिए कितना आ जाएगा 350 आ जाएगा। यहाँ प्लस का निशान लगा देंगे, यहाँ प्लस का निशान, ये 5 शून्य 5 छंग 30, ये 300 रुपये हो गया ना, और ये 350 हो गया ना। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 650 रुपया, 650 रुपया हो जाएगा। मतलब कि 10 नारियल का मूल्य और 5 किलोग्राम गुड़ का मूल्य हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 650 रुपया हो जाएगा, ठीक। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आ गया, यदि वह 8 नारियल एवं 9 किलोग्राम गुड़ खरीदती है तो उसे कितने रुपए चुकाने होंगे ना। तो नारियल यहाँ भी लिख लेते हैं, नारियल इधर भी लिख लेंगे, इधर गुड़ लिख देंगे, ठीक। अब नारियल 8 नारियल लिखते हैं, गुड़ कितना है 9 किलोग्राम गुड़ है ना, गुड़ 9 किलोग्राम है। अब देखिए नारियल का मूल्य कितना है, एक नारियल का मूल्य 35 रुपये है ना, एक नारियल का मूल्य 35 रुपये है, और गुड़ कितना है 1 किलोग्राम गुड़ का मूल्य 60 रुपया है, ठीक, 60 रुपया है। यहाँ प्लस का निशान लग जाएगा, 8 पंचे 40, 40 का शून्य, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 280 हो गया। इधर 9 शून्य 9 6 54, ये 540 हो गया। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे, 540 और 280, ये 0 8 4 12 रख दो, 5 2 7 1 8, ये कितना आ गया 820 रुपये आ गया। कितना आ गया ये 820 रुपये आ गया, ठीक। इस तरह आप लोग को फेयर में लिख लेना, ठीक बच्चों। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ गया, इसमें क्या दी गई नारियल की संख्या एवं गुड़ की मात्रा के लिए चुकाए जाने वाले कुल रुपयों को ज्ञात करने के लिए बीजगणितीय व्यंजक लिखना है, ठीक है। अब देखिए हमें इसमें करना क्या है, अब देखिए माना नारियल का मूल्य, माना नारियल का मूल्य, माना नारियल का मूल्य बराबर कितना 1 रुपये मान लिया, ठीक। और गुड़ का मूल्य कितना मान लिए, गुड़ का मूल्य कितना मान लिए, गुड़ का मूल्य बराबर मान लो वाई रुपये, मतलब यहाँ ABCD कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ XY मान लिए, ठीक है, ये हो गया। अब बराबर देखिए इसके बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसको देखिए x, तो नारियल का मूल्य कितना है, नारियल का मूल्य 35 रुपये है, यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 35 x लिख देंगे, ठीक, 35 गुणे x लिख देंगे, क्योंकि एक नारियल 35 है, x गुणे का 35 गुणे x लिख देंगे, ठीक है। अब उस गुड़ का मूल्य क्या लिख देंगे, गुड़ 60 है ना, तो 60 गुणे y लिख देंगे, ठीक, ये 60 गुणे y हो गया। अब कुल लागत हम लिख देंगे ना, अब कुल लागत क्या हो जाएगा, अब कुल लागत इनको दोनों को जोड़ के लिख देंगे ना। अब इनको देखो, जब हम इस आंसर में लिखते हैं तो इस तरह गूढ़ा यहाँ नहीं लगाते, समझाने के लिए आपको गूढ़ा लगाए हैं, और गूढ़ा लगाया नहीं जाता है। इसका दोनों गूढ़ा कर देंगे कितना हो जाएगा 35x हो जाएगा, और प्लस इसका दोनों गूढ़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 60y हो जाएगा, ठीक। इसका दोनों गूढ़ा कर देंगे 60y, ये इसका व्यंजक हो गया ना, इसका बीजगणितीय व्यंजक। अब बीजगणितीय व्यंजक आप लोग को बताए थे, और इसमें XYZ या ABCD कुछ आएगा ना उसमें, इसमें देखिए XY आया है ना, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन आ गया, नारियल देखो 7 नारियल एवं 4 किलोग्राम गुड़ के लिए भुगतान किए जाने वाली कुल राशि को ज्ञात करने के लिए
इस व्यंजक का उपयोग कीजिए। किस जो ऊपर दिया गया व्यंजक है ना, ये व्यंजक अभी आया, अब व्यंजक क्या आया है वो 35x + 60y ना, यही व्यंजक तो आया है ना, व्यंजक जो आया ये व्यंजक आया है। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना है, 35 लिख देना है। अब यहाँ देखो अब x का मान रखेंगे, x का मान कितना है, x का मान 7 है ना, क्योंकि जो देखो अब नारियल का मूल्य कितना 7 रुपये x रुपये माने थे, तो x रुपये माने थे तो x का कितना है ये 7 आया है। x बराबर 7 मतलब कि नारियल का मूल्य 7 रुपये प्लस 60 और गुणे y का मूल्य, y का मान कितना है, y का मान इसमें कितना, y का मान 4 है ना, 4 किलोग्राम गुड़ है और इसमें 7 नारियल है तो यहाँ 7 लिख दिया इस जगह पे। यहाँ गुड़ कितना है 4 किलोग्राम तो 4 लिख दिए। अब इसका दोनों गुणा कर देंगे तो 7 × 35 का 5 और 7 × 21, 21 × 3 = 24, ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद प्लस, अब ये 0 4 0 0 4 6 24 240 हो गया। अब पूरा जोड़ देंगे इसको तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 4 8 आ जाएगा, ये 2 2 4 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा 485 रुपये आ जाएगा। ठीक, इसका आंसर कितना आ गया बच्चों, इसका आंसर 485 रुपये आ गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग को अगला बताते हैं। तो बच्चों उदाहरण नंबर 4 आ गया ना, इसमें क्या लिखा है, हम समान आकारों की परिमापी गणना के साथ परिचित हैं। परिमापों के लिए व्यंजक लिखिए। परिमाप के लिए एक व्यंजक लिखना है और इसका एक क्वेश्चन दिया गया है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या है, इसे ज्ञात करने के लिए व्यंजक का उपयोग कीजिए। ठीक, ये इसको समझाना है और इसका आंसर बताना है। देखिए बता रहे कॉपी में आप लोग को। ठीक है बच्चों, देखिए अगले क्वेश्चन है, हमें सामान्य आकारों की परिमाप की गणना के साथ परिचित है। परिमापों के लिए व्यंजक लिखना है ना, इसे व्यंजक देखो परिमाप होता क्या है, इसे मान लीजिए कोई आकार हम त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, ये त्रिभुज हो गया, ये ऐसे त्रिभुज हो गया। ठीक, त्रिभुज हो गया, इसको 5 सेंटीमीटर मान लीजिए इधर, इसको 5 सेंटीमीटर मान लिए इधर, इसको 5 सेंटीमीटर मान लिए इधर। ठीक, 5 सेंटीमीटर मान लिए। तब हमको इस त्रिभुज का परिमाप निकालना क्या करना है, इससे इसका परिमाप निकालना रहेगा, परिमाप। ठीक है, अब इसका परिमाप निकालने में क्या करेंगे, इसको तीनों को हम जोड़ देंगे ना, 5 + 5 + 5 परिमाप क्या होता है, यहाँ से ये भुजा और ये भुजा, इस सब तीनों भुजाओं की लंबाई इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने के बाद जो आता है परिमाप हो जाता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा ना, इसका आंसर 15 आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। या हम और क्या कर सकते हैं, तो मान लो सब 5 सब देखो बराबर भुजा है ना, तो कितनी भुजा है, 1 2 3 भुजा है, 3 लिख देंगे गुणे एक भुजा कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है, तो कितना 3 बचे 15 सेंटीमीटर। इस तरह भी निकल जाता है। ठीक, इस तरह भी निकल जाता है, इस तरह भी निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए उससे संबंधित एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आप लोग को बताते हैं, उसके बाद ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये अगला चैप्टर आ जाएगा, पता लगाइए बच्चों। अगला एक क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, 7 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग, मतलब कि वर्ग बोला तुरंत एक वर्ग बना लो। ठीक, एक वर्ग बना लो, ये वर्ग बन गया। ठीक है, ये वर्ग बन गया। और वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ये सब 90 अंश के कोण, चारों कोण कितने होते हैं, 90 अंश के। ठीक है, ये सब 90 अंश के होते हैं, ये हो गया। और देखिए अब हमको इसका परिमाप ज्ञात, देखिए परिमाप क्या है ना, तो वर्ग का परिमाप लिखेंगे, वर्ग का परिमाप। ठीक, वर्ग का परिमाप। अब ये सब क्या होती है, ये सब भुजा हैं, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। ठीक, एक भुजा ये भी है, एक भुजा ये भी है, मतलब इसकी 4 भुजाएं हैं ना। तो इसका परिमाप निकालने के पी बराबर क्या करेंगे, भुजा प्लस भुजा। ठीक, अब प्लस भुजा फिर प्लस भुजा, 4 भुजा है ना, जब भुजा, या तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे भुजा लिख देंगे, तब भी काम बन जाएगा ना। ये 4 गुणे भुजा लिख देंगे, तब पर भी ये फाइनल हो जाएगा। तब यहाँ हम क्या लिख देते हैं, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा लिख देते हैं, 4 गुणे भुजा लिख देते हैं। ठीक है, 4 गुणे भुजा लिख देते हैं, तब ये 4 लिख देते हैं। भुजा कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर की है ना, ये भुजा 7 सेंटीमीटर की है ना ये, तो यहाँ 7 लिख देते हैं। ठीक, तब ये दोनों गुणा हो जाए, कितना हो जाएगा, ये 4 × 7 = 28। अब 4 × 7 = 28 ना, 28 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका वर्ग का परिमाप जो है 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी जो है 7 सेंटीमीटर ये भी है, 7 ये है, 7 ये है, 7 ये, 7 ये, सभी 7 सेंटीमीटर ना। ये भुजा 7 सेंटीमीटर, ये भुजा 7 सेंटीमीटर, ये भुजा 7 सेंटीमीटर, सभी भुजाएँ 7 सेंटीमीटर की हैं। तो 7 दूना 14, 7 21 28 सेंटीमीटर की भुजा होगी।
तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। अब बाकी आप लोग को अगला जो है पता लगाइए वाला चैप्टर अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए यही तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है।